चलो पार्ट 3 एंड द लास्ट पार्ट 3 में हम लोग यहाँ पे देख रहे होगे तुम स्क्रीन पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। इन वर्ड्स का ना मीनिंग और अकाउंटिंग समझेंगे। कुछ वर्ड्स का मीनिंग जैसे लेगेसीज का हम लोग देख चुके हैं, तो जिन वर्ड्स का मीनिंग देख लें उनका अकाउंटिंग देख लेंगे और बाकी का मीनिंग्स भी देख लेंगे। पहले वर्ड पे आते हैं, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? मान लो तुम एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में गए, ठीक है। मान लो एक क्लब है, एक क्लब एनजीओ के तौर पर परफॉर्म कर रहा है। वो अपने मेंबर्स को अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, पर मेंबर्स के बेनिफिट के लिए वो सारा काम करता है। अब वो जो क्लब है वो मेंबर से हर महीने एक अमाउंट चार्ज करता है। मान लो वो अमाउंट है 10,000 रुपये। ये मंथली बेसिस पे चार्ज होते हैं। ये जो 10,000 रुपये चार्ज हो रहे हैं ना, ये अमाउंट क्या माना जाएगा? दिस इज सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब भी होता है किसी चीज को सब्सक्राइब करना, यानी किसी चीज का रिपीटेड बेनिफिट उठाना को सब्सक्रिप्शन कहते हैं। बार बार किसी भी चीज का बेनिफिट आप उठा रहे हैं। मान लो ये मेरा चैनल है, आपने इसको सब्सक्राइब कर दिया, तो जितने भी वीडियोस मैं इस चैनल पर डालूंगा ना, उसका बेनिफिट आप उठा पाएंगे बार बार। उसी तरह आपने किसी जिम का मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन ले लिया, किसी क्लब का सब्सक्रिप्शन ले लिया, उसका सब्सक्रिप्शन लेने का मतलब है आप उसका बेनिफिट हमेशा उठा सकते हैं। और ये जनरली मंथली बेसिस पे चार्ज होता है, रीअकरिंग होता है। तो ये किस तरह का एक्सपेंडिचर इनकम हो गया क्लब के लिए? रेवेन्यू इनकम। रेवेन्यू क्यों? क्योंकि ये मंथली है और इसका बेनिफिट एक साल में एग्जॉस्ट हो जाएगा। अब 10,000 रुपये की मेंबरशिप दी, महीने भर उस क्लब को एंजॉय किया, तो उसका बेनिफिट आपने एक महीने में एग्जॉस्ट कर लिया। क्लब को जो एक ये 10,000 रुपये मिले थे, उस 10,000 रुपये से क्लब ने एक महीने आपको सर्विसेज दी, क्लब का लाइबिलिटी खत्म। अब आपने नेक्स्ट मंथ फिर 10,000 भरोगे तो फिर से क्लब देगा आपको। अब जिस समय भरना बंद कर दोगे, क्लब बोलेगा टाटा बाय बाय। समझ में? तो इसलिए ये किस तरह का एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डायरेक्टली ये जाएगा। और किसी भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ, दोनों सेम बात है, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग, का मेन सोर्स ऑफ इनकम यही होता है सब्सक्रिप्शन। ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं डोनेशन पे। डोनेशन क्या होता है? डोनेशंस आपको दिए जाते हैं किसी गवर्नमेंट से या किसी कंपनी से, या जनरली कोई बड़ा आदमी है तो वो आपको डोनेशंस देता है। डोनेशंस दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक तो हो गया जनरल डोनेशन, जो आपके जनरल फंड में ऐड हो जाएगा, और दूसरा होगा स्पेसिफिक डोनेशन, जो आपके स्पेशल फंड में जाएगा। इसका अलग से अकाउंटिंग होगा। मैं बता चुका हूँ स्पेशल फंड क्या होता है, जनरल फंड क्या होता है। एक बार थोड़ा सा सुन लो। मान लो मैंने डोनेशन दिया एक एनजीओ को, एनपीओ को, एक डोनेशन दिया। मैंने बोला कि मुझे पता है आपको एक बिल्डिंग की ज़रूरत है, ये लो पैसे, बिल्डिंग बना लेना, और बिल्डिंग का नाम मेरे नाम पे होना चाहिए, उस बिल्डिंग के बाहर मेरा नाम डिस्प्ले होना चाहिए। ऐसा आपने देखा होगा, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, ठीक है। या आपने किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में एक बिल्डिंग बनी हुई है, एक ऑडिटोरियम बना हुआ है, उस पर किसी और का नाम लिखा हुआ देखा होगा। तो वो ऑडिटोरियम पर उसका नाम क्यों लिखा हुआ है? क्या वो बड़ा आदमी है, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है? हो सकता है, पर इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उसने उस ऑडिटोरियम को बनाने के लिए पैसे दिए हैं। तो जो लोग पैसे देते हैं वो लोग जनरली ये सब करवाते हैं, और ये पैसे कहाँ जाते हैं स्पेसिफिक, तो और वो बोल के देते हैं कि ये पैसे मैं दे रहा हूँ आपको ऑडिटोरियम बनाने के लिए, पैसे दे रहा हूँ बिल्डिंग बनाने के लिए। तो जब मैंने बोल के दे दिया कि ये पैसे मैंने बिल्डिंग बनाने के लिए, तो आपको और किसी काम के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते। आप उसे एक स्पेशल फंड बना करके साइड कर देंगे, और आप उसका यूज़ सिर्फ और सिर्फ
बिल्डिंग बनाने के लिए, ऑडिटोरियम बनाने के लिए, या जिस भी काम के लिए मैंने आपको दिए हैं उस काम के लिए आप उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं थर्ड टर्म पे, लेगेसीज। लेगेसीज का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनो। लेगेसीज क्या होती है? आपको मैंने बताया था कि कोई बड़ा आदमी है, अगर वो डेथ हो जाता है तो वो अपने, अगर उसकी डेथ हो जाती है मान लो, तो उसके विल में वो ये लिख देता है कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टी इस एनपीओ को चली जाएगी, इस ऑर्गेनाइजेशन को चली जाएगी। तो उसे एक ऑर्गेनाइजेशन लेगेसीज मानता है। आपको पता है ये अमाउंट काफ़ी बड़ा होता है, तो इसको जनरली एक साल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाते हैं, फॉर द ईयर में ना दिखा करके इसको बैलेंस शीट में कैपिटलाइज कर देते हैं। कैपिटलाइज करने के लिए जनरल फंड में ऐड कर देते हैं। क्या बोला मैंने? इसको, ये अमाउंट काफ़ी बड़ा अमाउंट है, इसको इसलिए बैलेंस शीट में जनरल फंड में ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, ये कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। क्लियर? नेक्स्ट, लाइफ मेंबरशिप फीस। ध्यान सुनना, कई बार क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो क्लब्स के तौर पे काम करती हैं, वो आपसे मेंबरशिप फीस चार्ज करती हैं। वो कहती सब्सक्रिप्शन तो आप पर मंथ भरोगे ही भरोगे, इसके अलावा आप क्या करो कि एक बड़ा अमाउंट हमें दे दो, आप हमारी मेंबरशिप ले लो। आपको इस क्लब की मेंबरशिप लेनी है। थोड़ा मैं और डिटेल में जाता हूँ। मान लो एक क्लब है, इस क्लब में 4 चीज़ें हैं। एक तरफ गेम्स है जिसमें टेनिस वगैरह होता है। ठीक है, मैं अच्छे से बना ही देता हूँ। चलो, ये क्लब है, इसमें मतलब बहुत सारी फैसिलिटी है। इधर टेनिस वगैरह का खेलता है और भी अलग अलग गेम्स हैं। इधर जिम है, इधर स्विमिंग पूल है। ठीक है, और इधर मान लो कि इंडोर गेम्स का, ये अलग अलग फैसिलिटी ये क्लब प्रोवाइड करता है। आप गए, आपने बोला कि मुझे इस क्लब का जिम इस्तेमाल करना। ठीक है, क्लब वाले ने बोला जिम की आपको पर महीने 1000 रुपये सब्सक्रिप्शन देनी पड़ेगी, प्लस क्योंकि जिम इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है, तो जिम का इस्तेमाल करने के लिए आपको इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप भी लेनी पड़ेगी। जिम एक सर्विस है जो ये ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है। पहले तो आप ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप लो। मेंबरशिप आपको मान लो बोला कि 3 इयर्स की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, और ये जो 3 इयर्स की मेंबरशिप है इसका चार्ज होगा 50,000 रुपये। इस 50,000 रुपये में आप क्लब के मेंबर मान लिए जाओगे। आप क्लब की दूसरी फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हो। मान लो कि इसमें इन सब चीज़ों के अलावा भी मीटिंग करने की जगह है या लॉन वगैरह है, तो आप वहाँ पे क्लब के अंदर आ तो सकते हो। लेकिन आपको स्पेसिफिकली अगर अलग से जिम भी इस्तेमाल करनी है तो जिम की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी 1000 रुपये। तो ये सब्सक्रिप्शन समझ में आया यहाँ पे, मैंने जो बताया था। और ये जो 50,000 रुपये, दिस इज मेंबरशिप फीस। पर ये कितने दिनों की है? 3 साल की। अब जो कुछ मेंबरशिप होती है ना, कई क्लब ये करते हैं ना कि 2-3 साल की मेंबरशिप ना करके वो बोलते हैं कि आप हमें एक्स अमाउंट दे दो। मान लो आप हमें 2 लाख रुपए दे दो और आपको हम लाइफ टाइम की मेंबरशिप दे देंगे। मतलब आप जब तक चाहें तब तक इस क्लब के मेंबर हो, और आपको जिस भी सर्विसेज को आपको लेना है उन सर्विसेज को आप अलग से सब्सक्राइब कर लो। समझ में आया? जैसे YouTube में आपको मेरा चैनल देखना है तो उसके पहले YouTube तो डाउनलोड करना पड़ेगा ना। तो YouTube डाउनलोड करना इज मेंबरशिप फीस। उसके बाद मेरे चैनल को देखने के लिए उसको सब्सक्राइब करना इज एज गुड एज कि जिम का सब्सक्रिप्शन लेना। तो लाइफ मेंबरशिप फी में ये अमाउंट आपसे 2 लाख क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि आप क्लब के मेंबर बनोगे, और ये क्योंकि बड़ा अमाउंट है।
और इसका बेनिफिट आप एक साल में, ऑर्गेनाइजेशन एक साल में ना दे करके फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम दे रहा है, इसलिए इसको डाल दिया जाता है कैपिटल फंड में। ठीक है, आई होप इतना एक्सप्लेनेशन आपके लिए काफी होगा। अब देखो आगे, नेक्स्ट है हमारा एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस भी मेंबरशिप फीस का दूसरा नाम ही है, ठीक है, और इसकी भी अकाउंटिंग लगभग जनरली अगर ये तोड़ के लिया जाए तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एक बार में बड़ा अमाउंट लिया जाए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सेल ऑफ ओल्ड एसेट, इसके बारे में बात करना चाहूंगा, ये इंपॉर्टेंट है। सेल ऑफ ओल्ड एसेट, इसकी अकाउंटिंग पे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मिल सकते हैं। मान लो एक एसेट था, 1,00,000 रुपए का खरीदा था क्लब ने, 5 साल में इस पे डिप्रिसिएशन लगा 50,000 रुपये, 10,000 पर मंथ के हिसाब से। अब ये एसेट 50,000 रुपए का है ऑर्गेनाइजेशन की बुक्स में। अब इस एसेट को ऑर्गेनाइजेशन को लगा कि हमें इस एसेट की अब जरूरत नहीं है, ऐसे बेच देते हैं। इसके जगह ना थोड़ा अपडेटेड वर्जन वाला आया है, इसको बेच के जो पैसे आएंगे उससे वो खरीद लेंगे। मार्केट में वो गए एसेट को लेकर के, एसेट दुकानदार ने को बोला ये देखो ये सामान है, इसको ले लो, आप आगे बेच देना इसको। दुकानदार ने बोला ठीक है। उसने बोला कि ये एसेट मैं आपसे ले लूँगा, 2 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ भाई। तो पहली बात, दुकानदार ने बोला ये एसेट मैं लूँगा आपसे 60,000 रुपये में। दूसरी बात, दुकानदार ने ये भी बोल सकता है कि ये एसेट मैं लूँगा आपसे 40,000 रुपये में। बोलने का मतलब मेरा क्या है, एक बार उसको कॉस्ट से ज़्यादा भाव मिला, दूसरा कॉस्ट से कम मिला। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, जब कॉस्ट से ज़्यादा मिला तो इस केस में 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है। अभी मैं सरप्लस और प्लस नहीं कह रहा हूँ, नॉर्मली प्रॉफिट बोल रहा हूँ। और 40,000 में मुझे बिका तो 10,000 रुपये का लॉस है। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ना, ये चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और ये जो 50,000 रुपये का हिसाब है ना, ये कैलकुलेट होगा बैलेंस शीट में कम करके एसेट साइड में। फिर से, ये 50,000 रुपये का एसेट बैलेंस शीट में दिख रहा था, इस 50,000 रुपये का एसेट को मैंने बेच दिया तो ये 50,000 रुपये बैलेंस शीट से कम हो गए। चाहे जितने में भी एसेट बिका, कम 50,000 ही होंगे। अगर एसेट ज्यादा में बिका तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 10,000 प्रॉफिट शो करेंगे, और अगर एसेट कम में बिका तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 10,000 का लॉस शो करेंगे। ठीक है, तो 100 बात की एक बात, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर से ही कैलकुलेट होगा, और एसेट कम ज्यादा बैलेंस शीट से होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। क्या क्या कर लिया भाई, एक बार थोड़ा देख लें। सब्सक्रिप्शन हो गया, डोनेशन हो गया, लेगेसीज हो गया, लाइफ मेंबरशिप फीस हो गया, इंटरेस्ट फीस हो गया, सेल ऑफ ओल्ड एसेट हो गया। सेल ऑफ पीरियोडिकल्स, सेल ऑफ पीरियोडिकल्स पे आते हैं। देखो सेल ऑफ पीरियोडिकल्स क्या होता है, सबसे पहले पीरियोडिकल्स होते क्या है। एक पीरियड के लिए छपा हुआ डॉक्यूमेंट को पीरियोडिकल्स कहते हैं। चाहे वो छपा हुआ डॉक्यूमेंट मैगजीन के फॉर्म में हो, न्यूज़पेपर्स के फॉर्म में हो, इंफॉर्मेटिव लेटर्स के फॉर्म में हो, उसे क्या कहेंगे, पीरियोडिकल्स। तो जनरली जो क्लब्स वगैरह होते हैं ना, वो अंदर में मैगजीन्स वगैरह निकालते हैं अपने मेंबर्स के लिए। मैगजीन्स वगैरह का वो लोग देते हैं और कहते हैं मेंबर्स को कि अगर आप ये मैगजीन्स पढ़ना चाहते हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो, आप ये खरीदो हमसे। तो जो क्लब्स मेंबरशिप जो क्लब्स अपने मेंबर्स को पीरियोडिकल्स में क्या क्या आ गया, मैगजीन, न्यूज़पेपर या इस तरह का कोई भी अदर इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट जो भी अपने मेंबर्स को ऑर्गेनाइजेशन बेचेगी, उससे जो पैसा आएगा वो क्या होगा, सेल ऑफ पीरियोडिकल्स।
एंड ये रेवेन्यू रिसीट है, रेवेन्यू नेचर का है, क्योंकि कोई कैपिटल तो खड़ा हो नहीं, कैपिटल एसेट तो खड़ा हो नहीं रहा, एसेट तो खड़ा हो नहीं रहा है, इससे एसेट नहीं खड़ा हुआ तो कैपिटल नेचर का हुआ नहीं है। और ये फॉर द पीरियड ही है, 1 साल से कम समय के लिए। जनरली आपको पता है मैगजीन जो आती है वो मंथली आती है, न्यूज़पेपर्स डेली आते हैं। न्यूज़पेपर को 1 महीने के लिए कोई सब्सक्राइब करता है, फिर महीने बाद फिर से उसके लिए पैसे देता है। आपके घर में न्यूज़पेपर्स आते ऐसे ही होता है ना, मैगजीन्स आती है उसके लिए ऐसे ही होता है। तो मंथली इसके पैसे लिए जाते हैं, तो ये रेवेन्यू रिसीट में आ जाता है इन जनरल। अब आप देखो मेरी बात है, मैंने ये सब कुछ जो बता रहा हूँ ना वो जनरली बता रहा हूँ। क्वेश्चन में अगर कुछ और लिख के आता है तो आप क्वेश्चन की बात मानोगे। क्वेश्चन में लिख दिया कि सेल ऑफ पीरियोडिकल ऑफ कैपिटल नेचर, तो आपको लिखना पड़ेगा कि कैपिटलाइज करना पड़ेगा। क्वेश्चन इज योर गॉड, क्वेश्चन जो बोलेगा आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है। पर जनरली मैं नहीं मानता कि इतना घुमाएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा ही पूछेगा, इतना आप टेंशन मतलब नहीं घुमाएगा क्वेश्चन को ज़्यादा, वो आपकी बेसिक नॉलेज टेस्ट करेगा ज़्यादातर, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं ऑनरेरियम पे। ऑनरेरियम क्या होता है? ऑनरेरियम में जो एक वर्ड है वो एक ऑनर, सम्मान, किसी का सम्मान करना। सुनो मेरी बात ध्यान से। एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन को एक ज़मीन चाहिए थी खरीदने के लिए। आप उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, ज़मीन मिल नहीं रही है, मुश्किल हो रही है, आपने ऑर्गेनाइजेशन को ज़मीन ढूंढ के दे दी, ये लो भाई ज़मीन। आप ऑर्गेनाइजेशन का आपने भला किया, ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा कि आपने ऑर्गेनाइजेशन का इतना भला किया है तो आपको भी एक छोटी सी धनराशि, एक छोटा सा अमाउंट आपको दिया जाए एज एन ऑनर, कि आपने ऑर्गेनाइजेशन की इतनी मदद की, आप काम आए। तो ये जो छोटी धनराशि, छोटा अमाउंट आपको मिलेगा, ये इसको कहते हैं ऑनोरेरियम। जनरली एनुअल डेज वगैरह होते हैं, एनुअल फंक्शंस वगैरह होते हैं, वहाँ पे आपको स्टेज पे बुला के चेक पकड़ाया जाता है, एक ट्रॉफी मिलती है, वो ऑनोरेरियम है, ठीक है। तो जनरली ये होता है ऑनोरेरियम। क्लब के मेंबर्स को ऑनर करने के लिए अगर कोई भी तरीके का खर्च किया जा रहा है, उनको कोई भी पैसा दिया जा रहा है, तो वो माना जाएगा ऑनोरेरियम, और ये रेवेन्यू रिसीट के तौर पर होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, एक रेवेन्यू रिसीट होगा ये, ठीक है। अब आ जाओ आगे, नेक्स्ट एंडाउमेंट फंड। एंडाउमेंट फंड पे आता है ये एंडाउमेंट फंड। ये पहला वर्ड है एंडाउमेंट। एंडाउमेंट का मतलब क्या होता है? अगर हम एंडाउमेंट का मतलब समझ जाएंगे तो एंडाउमेंट फंड का मतलब समझ जाएंगे। सुन मेरी बात, आपके पास आपके घर में कुछ इनकम कमा के लाते होंगे डैडी जी, पापा जी, उस इनकम में से वो एक हिस्सा साइड कर देते होंगे कि ये बैंक में जमा कर देंगे, या इसके शेयर्स खरीद लेंगे, या इसको एफडी करवा देंगे। तो ये जो पैसा सेट असाइड करना हुआ ना, इसको कहते हैं एंडाउमेंट। बचत के लिए किसी भी पैसे को, किसी भी फंड को अगर सेट असाइड किया जाता है, अलग रखा जाता है, तो वो एंडाउमेंट बन जाता है। तो क्लब्स के लिए भी ऐसा ही है, उसके पास बड़ा बड़ा कैपिटल फंड है। अब ज़रूरी नहीं है कि मान लो उसको डोनेशन मिल गया 50 लाख रुपए का, अब ज़रूरी तो नहीं कि क्लब या लेगेसी मिल गया बहुत लंबा बड़ा अमाउंट का, ज़रूरी नहीं कि क्लब उसको इस्तेमाल ही करेगा, वो पैसा पड़े पड़े रह रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन ने डिसीजन लिया कि ये पैसा पड़े पड़े है, इससे अच्छा ये काम आ जाए कुछ, इससे शेयर्स खरीद लेते हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ खरीद लेते हैं, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा मिलेगा, देश तरक्की करेगा, और हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा, रखे रखे पैसे से पैसे बनेगा। क्लब्स में ना, एनजीओज में ना बहुत हैवी अमाउंट कभी कभी आता है, ये बड़े जनरल बात है, तो उसको सेट असाइड कर देते हैं वो लोग, एक पार्ट को उसमें से अलग करके दिखा देते हैं, और वही क्या बन जाता है, एंडाउमेंट फंड। और ये एज अ इन्वेस्टमेंट होता है, तो कैपिटल नेचर का होता है, ये फंड में से कम हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट्स के तौर पर आपको अलग से दिखेगा बैलेंस शीट में,
ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या होते हैं? आप देश का भला देखो, एनपीओस को मैंने बोला नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? एनपीओस को एनजीओस आपने जनरली वर्ड, आपने ना रियल लाइफ में ना एनपीओस बड़े कम सुने होंगे, लेकिन एनजीओस बड़े सुने होंगे कि ये एनजीओ है, ये वर्ड बड़ा सुने होगा। तो एनजीओस का मतलब क्या? एनजीओस और एनपीओस मैंने बोला आपको वन ऑफ द सेम थिंग है, यही बस दूसरा नाम है। ये का काम क्या होता है? पब्लिक का वेलफेयर करना। क्या पब्लिक का वेलफेयर करने का जिम्मेदारी किसी ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए या गवर्नमेंट का होना चाहिए? मुझे बताओ। पब्लिक का वेलफेयर, हम गवर्नमेंट को इलेक्ट क्यों करते हैं? कि पब्लिक का हेल्प आप करो। अगर हमें ही ऑर्गेनाइजेशन बना करके हेल्प करना पड़ रहा है तो फिर आपकी क्या जरूरत है? तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, इन ऑर्गेनाइजेशंस को मदद करती है। हर जगह गवर्नमेंट नहीं जा सकती। गवर्नमेंट बहुत, या फिर बहुत माइक्रो लेवल पे गवर्नमेंट वर्क नहीं कर सकती। मान लो कि हमें पता है कि एक विलेज है, यहाँ पे ना जो महिलाएं हैं उनका हालत बहुत खराब है, वो बहुत ही ज़्यादा पेरिश्ड है। तो उनके उत्थान के लिए वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन चला, वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया और उन्होंने क्या किया, अगरबत्ती बनाने का काम किया। उससे महिलाओं को सैलरी मिल जाती है। तो अब इस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने के लिए पैसा कौन देगा? तो जनरली ये जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स है वो दे देते हैं, और साथ ही साथ गवर्नमेंट बोलता है क्योंकि आप हमारे बिहाफ पे अच्छा काम कर रहे हो तो ये लो पैसे पकड़ो आप। और बहुत ह्यूज अमाउंट डोनेशन आते हैं गवर्नमेंट के, इन्हें कहते हैं गवर्नमेंट ग्रांट्स। और आपको पता है डोनेशन आ रहे हैं बड़े बड़े अमाउंट के, तो ये एक कैपिटल रिसीट हुआ, ये बैलेंस शीट में दिखेगा, इसे कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसके साथ हमारा सारा का सारा ये हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी, और मेरे ख्याल से आपको अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्या है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए, मैं सिर्फ ये बोल नहीं रहा, मैं क्वेश्चंस आपसे करवाऊंगा। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा एनपीओ पे, वो सारा के सारा थ्योरी एमसीक्यूज, जो टॉप के एमसीक्यूज बिल्कुल है, जहाँ पे फंसने के आपके चांसेस हैं। आपको नॉलेज है तो भी आप फंसोगे, उस तरह के भी एमसीक्यूज मैं आपको करवाऊंगा। थोड़े इजी लेवल के भी होंगे, मॉडरेट लेवल के भी होंगे, और अच्छे लेवल के भी होंगे। देखिए, एग्ज़ाम पहली बार हो रहा है, नहीं पता हमें कि किस तरीके के लेवल से क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं आपको हर तरह के लेवल के क्वेश्चन करवाते चलूँगा और आपसे ही करवाऊँगा। मैं क्वेश्चन लगा दूँगा, टाइम दे दूँगा 20 सेकेंड, 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, इससे ज़्यादा थ्योरी क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं मिलने वाला वहाँ पे। और आप ना जब देखोगे कि मेरे साथ जब ये क्वेश्चन करोगे ना, तो पहला क्वेश्चन भले आपसे थोड़ा टाइम लग जाए, पर धीरे धीरे करके आपका टाइम रिड्यूस हो जाएगा और आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को 15-15 सेकंड, 20-20 सेकंड में मारते जाओगे। क्वेश्चन का पहला लाइन पढ़ा, आपको पता है आंसर क्या ये होगा। तो थ्योरी क्वेश्चन ज़्यादा लंबे नहीं आएंगे, तो पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं जाएगा, और मैं आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स वहाँ पे तो बताता ही चलूँगा कि एमसीक्यूज हैंडल कैसे करने हैं, टाइम फ्रेम कैसे मैनेज करना है, सब कुछ। और मैं इतनी प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा ना, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, कि आप एग्ज़ाम में पास होंगे, अच्छे से अच्छा नंबर लाएंगे, एंड यू विल क्लियर द एग्ज़ाम विद फ्लाइंग कलर्स। ओके, इसके साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।